हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स को। आज आपका डेट है 6 अक्टूबर और आज के इस सेशन में हम देखेंगे 6 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर की हेडलाइन आपके लिए जो बेहद महत्वपूर्ण है, जॉन फॉस को मिला है 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार। आप देख रहे होंगे कि लगातार नोबेल पुरस्कार की जितनी भी श्रेणियां हैं, जिन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, क्रमवार जिसका जो डेट निर्धारित था उस डेट के अनुसार पुरस्कार दे दिया जा रहा है। तो अभी जो है जॉन फॉस को मिल गया है साहित्य के जो है क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है 2023 का, नॉर्वेजियन लेखक हैं यह जॉन फॉस या जॉन ओलाव फॉस इनका फुल नाम है। इनको उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया गया है। ठीक है, फॉस की अगर बात करें तो इन्होंने कई नाटक, उपन्यास, कविताएं का कलेक्शन और साथ ही साथ निबंध, बच्चों की किताबों को अनुवाद भी किया है। और उनके पहले जो नावल, उनके पहले जो है पहले जो उनका सबसे फर्स्ट नंबर का नॉवेल था उसका नाम है राउड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले नावल का नाम इनका। और साथ ही साथ इन्होंने जो उपन्यास, कविताएं, कलेक्शन और निबंध लिखा है वह तो है ही हैं। और अब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित प्रश्न यही है कि इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, फास्ट ने उपन्यास को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फॉसे मिनिमलिज्म, ठीक है, एक शैली है, इन्होंने खुद डेवलप किया है के नाम से जाना जाता है। और इसे उनके दूसरे उपन्यास स्टैंड गिटार, इनका दूसरा उपन्यास है, उसमें देखा जा सकता है इस शैली को। तो ध्यान रखिएगा जॉन फॉस का नाम, इनको जो है 2023 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है साहित्य की श्रेणी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली हेडलाइन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में चमक्का शरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दे दी है। उसकी जो प्रक्रिया होनी है निर्माण होने की, उसकी मंजूरी अब इसको प्राप्त हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना में समक्का शरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करके मंजूरी जो है दे दी। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि यह विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जा रहा है तेलंगाना में, तो मुलुगु जिला का नाम आपको ध्यान रखना होगा। चमक्का शरक्का विश्वविद्यालय की स्थापना पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वह पूजनीय आदिवासी देवियों चमक्का शरक्का के नाम पर रखा गया है। इनका एक अपना खुद का इतिहास है, इनका जो समक्का और शरक्का है। ठीक है, फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इस विद्यालय को, जो आपका केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की प्रक्रिया की मंजूरी अब केंद्रीय मंत्रिमंडल से हमें मिल चुकी है। आगे देखते हैं अगले हेडलाइन को। एशिया खेल अभी चल रहा है, आपको ज्ञात होगा। डेली जो भी अपडेट होते हैं एशिया खेल से संबंधित, उसको मैं आपको जरूर जो है बताता हूं, आपके साथ साझा करता हूं। इसके पीछे का रीजन यह है कि आप देखेंगे प्रीवियस में जिस भी एग्जाम की तैयारी आप करते होंगे उसमें हमेशा एशिया खेल से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता रहा है। ठीक है, तो एशिया खेल में कंपाउंड तीरंदाजी में ज्योति, अदिति और परिणीत, इन्होंने जीता है मिलकर कंपाउंड श्रेणी में स्वर्ण पदक। ठीक है, तो भारत की तीरंदाजी टीम जो है 2023 में 19वें एशिया खेलों में अपना असाधारण प्रदर्शन जारी रखते हुए चीनी ताइपे के खिलाफ रोमांचक फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीत लिया। ज्योति सुरेखा वेन्नम, इनका पूरा नाम है ज्योति का, अदिति स्वामी और परिणीति कौर की टीम ने दबाव में अपने अविश्वास, कौशल और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए इस आयोजन में तीरंदाजी में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो एशिया खेल में जो कंपाउंड तीरंदाजी की श्रेणी में जो है ज्योति, अदिति और परिणीति का यह प्रदर्शन रहा है, जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया है देश के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है एशियन गेम्स 2023। यहां थोड़ा सा सही कर लीजिएगा,
कंपाउंड पुरुष टीम तीरंदाजी में अभिषेक, ओजस और प्रथमेश ने भी जो है स्वर्ण पदक लाया है। तो ध्यान रखिएगा, कंपाउंड पुरुष टीम की जो श्रेणी है और महिला टीम की जो श्रेणी है, दोनों में इस साल जो है स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। अभिषेक, ओजस और प्रथमेश का नाम ध्यान रखिएगा, इन तीनों लोगों ने इस कंपाउंड श्रेणी में जो है, पुरुष टीम की श्रेणी में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक लाया। इस टीम में अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावरकर, पूरा नाम है इनका, यह शामिल थे। और इस टीम ने दक्षिण कोरिया को 235-230 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। इसके अलावा भारत ने कंपाउंड पुरुष व्यक्तित्व स्पर्धा में आप देखेंगे तो स्वर्ण और रजत पदक पक्के कर लिए हैं, जिसे विश्व चैंपियन ओजस और हम वतन अभिषेक शनिवार को शिखर मुकाबले के लिए जो है तैयार कर लिए हैं या तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, एशियन गेम्स में कंपाउंड पुरुष टीम की भी जो श्रेणी रही, इसमें भी इस बार गोल्ड हमें प्राप्त हुआ है। अगली हेडलाइन है, नोकिया ने बेंगलुरु में खोला है 6G लैब। 6G लैब की स्थापना की है नोकिया ने बेंगलुरु शहर में। दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने भारत के बेंगलुरु में कंपनी के वैश्विक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र में अपनी अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना के साथ वायरलेस प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना डिजिटल और भौतिक दुनिया के साथ हमारे अनुभव और बातचीत के तरीकों में क्रांति लाने के लिए तैयार है। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रेजेंट में अभी जो दूर संचार मंत्री हैं उनका नाम है अश्विन वैष्णव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ, देखते हैं अगली हेडलाइन को। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पाद को अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। आइए देख लेते हैं कौन कौन से उत्पाद हैं। सबसे पहले है याक चुरपी, दूसरे नंबर पर खामती चावल और तीसरे नंबर पर है तांगशा कपड़ा। यह 3 प्रोडक्ट हैं जिनको, और जो यह तीनों प्रोडक्ट अरुणाचल प्रदेश हैं जिनको जो है अभी हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग मिला। यह पहला याक दूध उत्पाद है जिसे GI टैग मिला है। ध्यान रखिएगा, यह पहला जो है याक दूध उत्पाद है जिसको GI टैग प्राप्त हुआ है और यह भौगोलिक पहचान देता है ऐसे प्रोडक्ट को और अन्य क्षेत्रों में इसके उत्पादन के खिलाफ सुरक्षा उपाय प्रदान करता है GI टैग। अगर हम बात करें आपसे चुरपी की, तो हम लोग जो है जो पनीर यूज करते हैं खाने में, वही जो है वहां पर चुरपी बोला जाता है जो याक के दूध का बना हुआ होता है। ठीक है, तो याक के दूध का बना हुआ पनीर जिसको चुरपी वहां पर कहा जाता है, वह इस प्रकार का प्रोडक्ट है। याक चुरपी अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिले में बनता है खासकर, और यह अरुणाचल के याक के दूध से बनाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। खामती चावल की अगर बात करें तो विशेष किस्म की एक जो है चावल है यह। खामती चावल नामसाई जिले में उगाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के, और यह चिपचिपा चावल का एक किस्म है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, जिससे आप देखेंगे यह अघुलनशील फाइबर जो है इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह कई प्रकार की जो है समस्याओं से भी निदान प्रदान करता है, जैसे मितली, पेट में दर्द चावल खाने पे जिन लोगों को होता है, तो अगर इस प्रकार का चावल वो खाएंगे कामती, जो जिसमें फाइबर जो है हो और जो है एक चिपचिपा चावल हो, वह आपको आराम पहुंचाएगा, ऐसे नुकसान आपको नहीं होंगे। अगला पॉइंट आप देखिएगा, तांगशा कपड़ा। तांगशा कपड़ा का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, तो वहां की जनजाति से जो है तांगशा कपड़ा तांगशा जनजाति से आता है एक्चुअली। ठीक है, वहां की जनजाति है तांगशा, उनसे जो है आता है। इस जनजाति में कई उप जनजातियां भी शामिल हैं और यह ज्यादातर चांगलांग में स्थित है। ठीक है, चांगलांग में स्थित हैं और वे बुनाई के लिए जाने जाते हैं और तांगशा कपड़ा जो है बनाते हैं। तांगशे कपड़े का जो है कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझने का प्रयास करिए तो हमारे गांव में, या आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो समझते होंगे, लोग लुंगी पहनते हैं, तो एक विशेष प्रकार की लुंगी है बनाते हैं उस पर कढ़ाई करके, जो तांगशा जनजाति है। ठीक है, बहुत ही जो है बारीक और बहुत ही सुंदर कढ़ाई होती है, हैंडमेड होती है यह। ठीक है, साथ ही साथ पगड़ी भी बनाते हैं यह। तो आप ध्यान रखिएगा, तांगशा कपड़ा को भी अब GI टैग प्राप्त हो चुका है, जो अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है विशेषकर। आगे बढ़ते हैं अगली हेडलाइन पर। दिलीप
नोंग मैथम को मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिल गया है। ध्यान रखिएगा। तो दिलीप नोंग मैथम को उनकी पुस्तक इबेम्मा अमाशुंग नगाबेम्मा कहानी संग्रह है, कई सारे जो है कहानियों का, इसके लिए इनको मणिपुर भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। इस पुस्तक का चयन जो है त्रिसदस्यीय निर्माण मंडल ने निर्धारित चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया है। निर्णायक मंडल में डॉक्टर हमोम नवचंद्र सिंह, डॉक्टर खुंदोंग बंग, गोकुल चंद सिंह और प्रोफेसर नोरेम विद्यासागर सिंह शामिल हैं। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ वर्ष 2023 के लिए मणिपुरी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए। इसमें जो है एक नाम है कवि परशुराम हिंगनम की। इनकी कृति मातंगी शेईरेंग 37 या 37 कविताओं का संग्रह है, इसको दिया जाएगा। ठीक है। इसके लिए बनी त्रिसदस्यीय जूरी के जो सदस्य हैं उसमें शामिल है प्रोफेसर अरुण नहाकपम, प्रोफेसर KH कुंजो सिंह, शरद चंद्र थियम शामिल हैं। ठीक है। तो 3 नाम इसमें भी ध्यान रखिएगा जो जूरी का है, और इसमें भी आप तीनों नाम ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ दिलीप नोंग मैथम का नाम और इनका कवि परशुराम का नाम विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना चाहिए इन दोनों पुरस्कार के लिए। बाल साहित्य पुरस्कार भारतीय भाषाओं में 35 वर्ष और उससे कम उम्र के युवा लेखकों को सम्मानित करने के लिए 2021 में स्थापित किया गया था और दिया जाता है, और यह एक वार्षिक पुरस्कार है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगली हेडलाइन की तरफ। एशियन गेम्स 2023 में दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने स्क्वैश मिक्स्ड में जीता है गोल्ड मेडल। तो एक गोल्ड मेडल और है, ध्यान रखिएगा। दीपिका पल्लीकल और हरिंदर पाल संधू ने मिश्रित युगल फाइनल में मलेशिया के आइफा अजमान मोहम्मद सयाफिक कमाल को 2-0, 11-10, 11-10 से हराया, और यह पहली बार है जब स्क्वैश मिश्रित युगल टूर्नामेंट एशियाई खेलों में भाग ले रहा है। भारत ने एशियाई खेलों 2023 में अपनी छाप छोड़ी है, टूर्नामेंट के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ पदक हासिल किया है, और आज जो है अगर हम बात करें 6 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर तक भारत ने टोटल 21 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 32 कांस्य पदक के साथ कुल 84 पदक हासिल कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसका एक कंपाइल वीडियो हम लोग बनाएंगे जो एशिया कप है, उसमें जितने भी स्वर्ण पदक, जितने भी खिलाड़ियों ने जो है पार्टिसिपेट किया है उनके बारे में हम इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपसे अगर एग्जाम में कोई भी इससे प्रश्न पूछा जाए एशिया खेल से तो आप इजीली उसको टैकल कर पाएं और सही आंसर कर पाएं। निश्चिंत रहिए। अभी आप जो है डेली बेसिस पर जो चीजें इंपॉर्टेंट रह रही हैं एशियन खेल से, एशियन गेम से, वह मैं आपके जो है समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और शामिल भी कर दे रहा हूं। लेकिन इसका एक कंपाइल वीडियो जरूर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो कि आपको जो है बार बार इधर उधर जो है डेली बेसिस पर इसको रिवाइज के लिए पलटना ना पड़े। रामास्वामी एन को GIC-RE के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। GIC-RE क्या है? तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका ध्यान रखिएगा। इसने जो है 1 अक्टूबर 2023 से अपने नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में रामास्वामी एन का स्वागत किया है। ठीक है। एक्चुअली ऑफिशियल अनाउंसमेंट 4 तारीख को हुआ है, लेकिन इनका जो कार्यकाल जोड़ा जा रहा है वह 1 अक्टूबर से इसी मंथ में जो है इसी मंथ से जोड़ा जा रहा है। यह नियुक्ति संगठन के भीतर नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। रामास्वामी एन की नियुक्ति मानक उत्तराधिकार योजना प्रक्रियाओं का पालन करती है, क्योंकि निवर्तमान CMD देवेश श्रीवास्तव ने 60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर सितंबर 2023 के अंत में अपना 4 साल का कार्यकाल समाप्त किया है। तो इससे पहले जो इसके CMD रहे हैं उनका नाम था देवेश श्रीवास्तव, और यह जो है अब अपने कार्यकाल को समाप्त कर लिए हैं। जून 2023 में वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIEB ने GIC का नेतृत्व करने के लिए आदर्श उम्मीदवार के रूप में रामास्वामी एन की सिफारिश की थी। उनके व्यापक अनुभव और योग्यता के आधार पर इस सिफारिश को बाद में वित्त मंत्रालय की मंजूरी अब मिल गई है, और यह जो है नियुक्त हो गए हैं रामास्वामी एन
GIC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ। अगली हेडलाइन है विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। क्या है आइए देखते हैं। तो विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सेरेब्रल पॉलिसी को CP के नाम से भी हम जानते हैं। यह एक प्रकार का मस्तिष्क पक्षाघात है, ठीक है, मस्तिष्क में होने वाला रोग है। यह दिवस व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर इसके प्रभाव पर प्रकाश डालता है। प्रत्येक वर्ष यह 6 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन। और यह विश्व सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस स्थिति से पीड़ित लोगों का समर्थन करने और अधिक समावेश और समझ बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है। सेरेब्रल पॉलिसी से प्रभावित बच्चों और वयस्कों को अक्सर ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिसमें आप देखेंगे जो समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी में बाधा डालती है। यह दिन सेरेब्रल पॉलिसी वाले लोगों के लिए बढ़ती जागरूकता, समझ और समर्थन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 2023 का जो थीम है यह बेहद महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए ध्यान रखिएगा। टुगेदर स्ट्रॉन्गर इस वर्ष का थीम है। यह थीम यानी कि यह जो विषय है सेरेब्रल पॉलिसी समुदाय के भीतर और उससे परे एकता, सहयोग और आपसी समर्थन के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है जो सेरेब्रल पॉलिसी जो रोग होता है और इसके जागरूकता के लिए जो हम 6 अक्टूबर को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो ब्रेन होते हैं लोगों का, उनको जो है यह बीमारी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के लिए जो महत्वपूर्ण हेडिंग थी वह इतनी ही थी, इसके आगे कुछ नहीं है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को देखा वह बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए 6 अक्टूबर की। और साथ ही साथ एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा और उस इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अपने क्लास को एंड करेंगे। आज इंफॉर्मेशन यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नए नए जुड़ते रहते हैं और मैं डेली लास्ट में यह इंफॉर्मेशन उनको देता हूं कि अगर आप इसका PDF नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं रिवीजन के लिए तो एक नंबर है 8130502762। इस नंबर पर आपको सीधे व्हाट्सएप मैसेज करना है और व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आपको सिर्फ इतना लिखना है कि सर इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाए। आपको PDF इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो डेली क्लास का है और साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप डेली जो करंट अफेयर्स का PDF है उसी ग्रुप में प्राप्त कर सके, बार बार आपको मांगना ना पड़े। डेली बेसिस पर वह PDF उस ग्रुप में डाल दिया जाता है आप लोगों की सुविधा के लिए। आप अपने सुविधा के अनुसार उसको डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं आप लोग उसको जरूर रिवाइज करिएगा। आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो इस सेशन या जितने भी सेशन कराए जाते हैं उसके अंदर से, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में जो आपका 7 को होगा और जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।